बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपको याद ही होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले इंतखाबात में सभी 90 निशस्तों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है और दोनों ने कहा कि हम मुत्तहिदा तौर पर ये इंतखाब लड़ेंगे। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बल्कि CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिकामी भी इस इतिहाद का साथ निभाएंगे। और PAGD में से तकरीबन PDP वो वाहिद पार्टी रही है जो इस इतिहाद में शामिल नहीं है या उन्हें शामिल नहीं किया गया है। आज बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी ने भी कहा कि इतिहाद होगा और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतिहाद डन है, हो गया है, पेपर वर्क जो है आज शाम तक फाइनलाइज हो जाएगी। कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, यह आज शाम तक ही तय हो जाएगा। यह आज कांग्रेस की जानब से कहा गया है। और उससे पहले आज आपको याद ही होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, जो कि कांग्रेस के सदर भी हैं। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये सभी आज मुलाकात हुए थे। और उसके बाद एजेंडा तय हुआ है कि हाँ इतिहाद में जाएंगे। हालांकि जुबानी तो यही बात कही गई है कि इस अलायंस पर जो लोकल पार्टी फ्रेम आउट है वही इस पर बात कर रहा है। लेकिन अब सबके बीच देखना होगा कि अब जब ये इतिहाद हुआ है, ये प्री पोल अलायंस हुआ है, क्या ये पोस्ट पोल में भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि पोस्ट पोल के लिए ही ये प्री पोल बनाया गया है। और अगर ये पोस्ट पोल हो गया और उसके बाद असेंबली सजेगी और असेंबली सजने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जब पहला बिजनेस आवर होगा और उसमें उमर अब्दुल्ला के मुताबिक एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा जिसमें उमर अब्दुल्ला के मुताबिक आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन के हवाले से एक मुत्तहिदा आवाज जम्मू कश्मीर की असेंबली से जाएगी। और उस मुत्तहिदा आवाज में क्या कांग्रेस पार्टी भी उस वक्त अपनी आवाज देकर उस रेजोल्यूशन को मजबूत बनाएगी? एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार है। इसका जवाब का इंतजार आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। ताहम राहुल गांधी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज इस अलायंस को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद इस मीटिंग का और इसके साथ साथ जो आज यहां बातें कही गई हैं और जो मुमकिन तौर पर प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस होने वाला है, ये कैसे चलेगा? अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आ गई, उसका मतलब यह है कि सेंटर में जो भारतीय जनता पार्टी है तो कंट्रास्ट जो है यहां पर आ गया है। और उसके बाद जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया है, तो ये मैनिफेस्टो क्या सेंटर की चाहत के बगैर या सेंटर की कोऑपरेशन के बगैर क्या इन खाकों में रंग भरा जा सकता है? इस पर बात होगी। पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, आपकी नजर करते हैं। कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा रहेगा। फाइनल हुआ अलायंस? आपने बोला फाइनल हो गया है, आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर पूरे 90 सीट्स पे अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। सर आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 335 ये पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कानूनी लड़ाई जारी रखेगी, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? बताइए साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर सर वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा ये है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव
चलिए, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। यही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशूर दिया है उस पर कांग्रेस लब्बैक कहेगी जब पोस्ट पोल अलायंस होगा, जब सरकार बनेगी? यही सवाल है जिसका आवाम जवाब जानना चाहती है, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया था। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब ये कहते हैं कि ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। आखिर डॉक्टर साहब ने कांग्रेस से ये सवाल क्या पूछा है, या अगर पूछा है तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये पब्लिक के लिए एक सवाल और मुअम्मा बना हुआ है। और दूसरी बात, आज अगर कांग्रेस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इतिहाद हुआ, उसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर के अंदर है तो यहां की सरकार कॉन्ट्रास्ट में आ गई है। और उसके बाद जब हम मैनिफेस्टो को देखते हैं तो मैनिफेस्टो सेंटर की चाहत के बगैर या सेंटर की विलिंगनेस के बगैर नामुमकिन है। यानी वो मैनिफेस्टो जो रखा गया है, अगर उस पर अमल आवरी नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है तो फिर सेंटर की विलिंगनेस के बगैर क्या वो मैनिफेस्टो जमीनी स्तर पर उतर जाएगा? उस मैनिफेस्टो के खाकों के अंदर क्या रंग भर दिया जाएगा, कैसे भर दिया जाएगा? ये सवाल है जो आज हम स्पेशल रिपोर्ट के अंदर पूछ रहे हैं। अहमद अयाज साहब जो कि एक मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम आज ये सवाल पूछेंगे। सारी इक्वेशन उनके सामने हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस इतिहाद को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस इतिहाद को लेकर अगरचे सारी चीज़ें पॉजिटिवली जम्मू कश्मीर के अंदर तस्वुर की जाती हैं, लेकिन फिर ये है कि जो मैनिफेस्टो दिया गया है कहीं ये आंखों का धोखा तो नहीं है। अगर ये मैनिफेस्टो दिया गया है और उसमें यूटी सरकार के हद इख्तियार में कितना ही है कि इस मैनिफेस्टो पर फिर अमल हो सके, क्योंकि ये 5 साल का मैनिफेस्टो है, आने वाली सरकार के लिए मैनिफेस्टो है, और उसमें फिर ज़मीनी स्तर पर कितना देखा जाएगा, ये भी एक सवाल है। अहमद अयाज गालिबन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर, जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को लेकर, और इस हवाले से उनका क्या नज़रिया है। क्या वाकई जो मैनिफेस्टो है ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहाद के दौरान क्या ज़मीनी स्तर पर मुमकिन है? अहमद अयाज साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप इस इतिहाद को किस नज़र से देखते हैं? जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुत्तहिद हो गए हैं ये प्रीपोल और पोस्टपोल अलायंस के लिए, यानी सरकार बनाने के लिए भी, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो के पहले 2 नुक्ते कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और परसुअल ऑफ ऑटोनॉमी, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? या पूरा मैनिफेस्टो जो है क्या आपको वो ज़मीनी स्तर पर मुकम्मल होते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहा है? पहली बात तो ये जो पहल राहुल गांधी ने ली है इस मामले को लेकर कि भाई हम अलायंस करेंगे, प्रीपोल अलायंस करेंगे या इवन पोस्ट इलेक्शन अलायंस करेंगे, ये एक अच्छा इकदाम है। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक अगर इनका ये प्लान है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखना है तो उसमें ये मदद करेगा। लेकिन आप देखना ये है कि क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब को देखकर और उमर अब्दुल्ला साहब को देखकर, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर, उनके सियासी जो उनका पस मंजर है, क्योंकि वो ऐसे प्रोफेशनल लीडर्स तो है नहीं जो केजरीवाल की तरफ रोड पर सो सकते हैं या जेल जा सकते हैं। उनका एक रिवायती तौर उनका एक मिला है सियासत में, उनकी सियासत और लीडरी उनको मिली है वरासत में, तो उनका वो उस लिहाज से वो लीडरी नहीं है कि जो कन्फ्रंट कर सकते हैं ये एजेंडा लेकर। क्योंकि ये एजेंडा जब ये कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं तो ये स्ट्रेट वे कन्फ्रंटेशन करता है बीजेपी के सोच के साथ। हाँ। तो जब तक बीजेपी जो कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है सेंटर में, और जब तक बीजेपी का इसमें साथ नहीं रहेगा, सेंटर का साथ नहीं रहेगा, 370 को एक तरफ छोड़ के, वो तो एक बहुत बड़ा इशू है, जो भी उसके अलावा छोटे मामले हैं जैसे 35 के तहत जो यहाँ के बाशिंदों के हुकूक है, जम्मू कश्मीर के हुकूक जो है 35 के अंदर, या प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, या पीएसए को रिपील करने की बात है, कोई भी इशू वैसे थ्रू नहीं हो सकता है जब तक सेंटर के साथ रिलेशंस सही नहीं होंगे। और उसके अलावा जो इस वक्त इनहैंस्ड पावर्स है एलजी के पास,
उस सूरत में बिल्कुल ही नामुमकिन ये लग रहा है। तो अगर ये अलायंस हो भी जाती है तो ये जो उनका जो मैनिफेस्टो है वो थ्रू नहीं हो पाएगा। और जहां तक मेरा मानना है शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में, आई डोंट नो, अभी तो आप कह रहे हैं अलायंस हो गई है, हो सकता हो भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब या उमर साहब अलायंस किसी भी सूरत में किसी पार्टी के साथ बीजेपी के बगैर अलायंस करने के हक में होंगे। अगर वो यही चाहते होंगे कि उनकी कंफर्टेबिलिटी रही पॉलिटिक्स में, अगर वो ये सोचे कि जो एजेंडा जो उन्होंने दिया है, जो मैनिफेस्टो दिया है, उसको थ्रू करना है, तो तब मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी पार्टी के साथ बीजेपी के अलावा अलायंस करने से वो अपने मैनिफेस्टो को थ्रू कर पाएंगे। ये मेरा मानना है इसके बारे में। लेकिन अयाज साहब, फिर क्या मुमकिनात है, क्योंकि ये मैनिफेस्टो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया और उसके बाद आपको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ होते हुए सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन में ये मैनिफेस्टो जमीनी स्तर पर नहीं उतर सकता है, इन खाकों के अंदर रंग नहीं भरा जा सकता है, तो फिर 4-5 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर अवाम के सामने आना है और फिर सारे ये जो मैनिफेस्टो है फिल इन द ब्लैंक्स में ही होगा और इसमें कोई भरपाई नहीं हुई होगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर आप उनका सियासी करियर कहां पे देखते हैं आने वाले वक्त में? हमारी सियासत का एक ये पहलू भी है कि यहाँ लोगों को बड़ा फॉर गारंटी दिया जाता है। हमें याद है कि जब मिशन 44 के खिलाफ पीडीपी के मुफ्ती सईद साहब ने यहाँ वोट हासिल किया कि भाई हमको बीजेपी को बाहर रखना है, तो फिर बीजेपी के साथ ही उसने हुकूमत बनाई और फिर भी उसने मैनेज कर दिया लोगों को आगे। तो इसी तरीके से इन्होंने लोगों को फॉर गारंटेड करके रखा है कि भाई अगर हम इलेक्शन के बाद कुछ भी करेंगे, कोई भी अलायंस करेंगे, कोई भी डिसीजन ले लेंगे, तो हम थ्रू कर पाएंगे। तो मुझे लगता है वो एक सोच कर लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद चलती है कि अगर हमारी अलायंस बनती भी है, इलेक्शन थ्रू हमारा मैनिफेस्टो थ्रू भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको कर पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। आइंदा उसका उनको खमियाजा उठाना पड़ेगा। और इस वक्त भी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या जो भी यहाँ की रिवायती जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, उनके साथ भी लोग बदजुन है, उनके साथ भी लोग इतने जुड़े हुए नहीं है। अब चूंकि मुतबादल नहीं है, इसलिए लोग मजबूर हैं उनको वोट देने के लिए। तो इसका खमियाजा उनको आगे करना भी पड़ेगा, उठाना जरूर पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि वो आगे इतना कुछ कर पाएंगे, ना इलेक्शन इसको मैनिफेस्टो के हवाले से और ना आगे लोगों के सामने जाने के हवाले से कुछ कर पाएंगे ज्यादा। क्या पॉलिटिकल पर्सुअल जो पॉलिटिकल एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, अगर ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, आपको लग रहा है कि इस पॉलिटिकल टारगेट को अचीव करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रोटेस्टिंग पॉलिटिक्स यहाँ पर करेगी और लोगों की नज़र में भी रहेगी? क्योंकि बाज़ जो मुबसरीन हैं या कुछ पॉलिटिकल लीडरान हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, तो उनका ख्याल ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार के डोमेन में जितना भी है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे वो काम तो हम करेंगे, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है वो हर दिन सुर्खियों में रहने की कोशिश करेंगे और आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक जो है एक ऐसी राह होगी जिससे वो आगे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अपना फील्ड बना सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल लेवल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर एहतजाज कर सकती है असेंबली और असेंबली के बाहर, ये लोगों को बताने के लिए कि हमारा जो एजेंडा है हम उसको परस्यू कर रहे हैं लेकिन सेंटर नहीं मान रही है? ये सही बात है, ये लाइन ले सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ले सकती है लाइन आगे, ये पॉसिबल है और यही वो शायद करेंगे। लेकिन अब बाय एंड लार्ज लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई एलजी के हुकूमत के दौरान इसके पावर्स जो है एलजी के पास इस टाइम और यूटे के दौरान ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर एक जानता है यहाँ पे। लेकिन इनकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग शायद इन्हीं लाइन्स पर रहेगी आगे, ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे असेंबली में, रेजोल्यूशंस पास करते रहेंगे, लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करेंगे दैट वी आर फाइटिंग फॉर इट। आई थिंक वो लेकर शायद वो आगे चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे रिजल्ट्स की बात, जो लोगों के हित की बात, लोगों के जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया उसको थ्रू करने की बात, वो नहीं होगी। अलबत्ता ये है कि लोगों का एंगेज रखेंगे इसके बारे में, वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और भी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो और भी कोई चारा नहीं है, और भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, उनके साथ इत्तेहाद में, तो फिर उनका जो सियासी करियर है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जीरो एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर के अंदर अभी तक की। जब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ही जिक्र करते हैं, आज तक ज़्यादा खाता भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नहीं खुला है। तो
उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सियासी करियर है वो खराब हो सकता है। अब जब वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो उनका जो मैनिफेस्टो है वो पूरा नहीं होता है। तो आपको नहीं लग रहा कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पॉलिटिकली सही गेम खेल रही है कि हम दोनों चीजें बचाएं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो आगे खाए और पीछे बिल्कुल वो वाली बात है ना उनको आगे जाने का क्लियरिटी है, ना पीछे जा सकते हो। अब एक ही चीज हो सकता है, देखिए एक चीज बड़ी तय है कि कन्फ्रंटेशन लेकर वो कुछ हासिल नहीं करेंगे, और वो कन्फ्रंटेशन लेने के हक भी नहीं है, और ना वो एफोर्ड कर सकते। एक हो गया कि एफर्ट करेंगे जैसे केजरीवाल करता है, ये भी हो जाएगा, रास्ते पर छूट जाऊंगा, कोई बात नहीं, लोगों में रहूंगा। लेकिन फारूक साहब और उमर साहब की वो सिचुएशन नहीं है कि उनका वो पर्सनल वो ऐसा सियासी नहीं है कि वो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है, और वो बड़े मजे से सियासत भी करेंगे और ऐसा रोड पर आने की भी कोशिश नहीं करेंगे, वो भी नहीं करने के लिए वो तैयार है। लेकिन उनके लिए वो एक सिचुएशन भी है। अब लेकिन लगता है कि उनको इससे निकलने के लिए यही एक रास्ता निकलता है, एक ऑप्शन है कि उनके पास, कि वो लोगों को एंगेज करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, जैसे भी लिमिटेड अंदाजे में, ताकि उनके ऊपर भी कोई ज्यादा ये ना हो कि कोई गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट इतनी ज्यादा ना हो कि उनको केजरीवाल की तरह फिर जेल भर दे या कोई दूसरे इश्यूज कर दे, तीसरे इश्यूज कर दे, जो वो करते हैं। तो मुझे लगता है उसको बचा के कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकाल के, मुझे लगता है कि उनका सोच होगा कि ऐसा लेकर हम चलेंगे, या तो ये होगा कि आगे क्योंकि गवर्नमेंट जो सेंटर में है वो अभी कुछ वीक पोजीशन में है, वीक विकेट पर है, क्योंकि अगर कहीं से उनका सपोर्ट विड्रॉ हो गया तो दो साइड से दो जो सपोर्टर है उनके एक में से भी किसी में विड्रॉ करके, हो सकता है वो भी एक उनके पास एक सोच होगा कि शायद वो निकल भी सकता है कभी भी, तो फिर उनकी पोजीशन बढ़ सकती है। आई मीन ये एक दो ऑप्शन शायद उनको नजर आते होंगे, तो उनको देखकर वो शायद आगे चलने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अयाज साहब बात रखने के लिए। अहमद अयाज साहब जो कि एक मारूफ सियासी तज्ज़िया निगार है, हमारे साथ बात कर रहे थे कि जो अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान हुआ है, और उसको जब हम मैनिफेस्टो के विज़ाविज़ देखते हैं, उसके नुक्ते नज़रिया, उसके प्रिज्म से देखते हैं, तो फिर आइंदा का लाहेमल या आइंदा की सूरत हाल कैसे रहने वाली है, उस पर अहमद अयाज साहब अपना नुक्ते नज़र रख रहे थे। तो नाज़रीन, था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात, लेकिन पीडीपी भी आज सुर्खियों में थी, क्योंकि आज पीडीपी के अंदर ज्वाइनिंग्स हुई हैं। पीडीपी हेडक्वार्टर के अंदर जो सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें सैयद बशीर को आप देख रहे हैं, और सैयद बशीर जो कि पहले पीडीपी के साथ उनका ताल्लुक था, और उसके बाद राजपुरा हल्के इंतखाब से डॉक्टर हसीब ड्राबू को मैंडेट दिया गया था। फिर सैयद बशीर पीडीपी से इलाहिदा हो गए थे, लेकिन बिलाखिर आज सैयद बशीर ने फिर से पीडीपी का दामन थाम लिया है। और सैयद बशीर के साथ साथ आज अली बुखारी जो कि एक प्रोमिनेंट फेस है कंगन इलाके का, उन्होंने भी आज पीडीपी का दामन थाम लिया है। और अशरफ मलिक, रिटायर्ड जस्टिस अशरफ मलिक साहब जिनका ताल्लुक डूरू से है, उन्होंने भी आज जो है पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती की क़यादत में श्रीनगर के अंदर पीडीपी के अंदर शामिल होने का ऐलान किया है। मालाएं आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। हल्का इंतखाब डूरू से मोहम्मद अशरफ मलिक पीडीपी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इस हवाले से पीडीपी की जानिब से एक और लिस्ट जो है वो आज जारी की गई है, जिसमें मोहम्मद अशरफ मलिक जो कि पेशे से रिटायर्ड जज हैं, तो वो वहाँ से कैंडिडेट होंगे। और उसके साथ साथ अली बुखारी का जहाँ तक ताल्लुक है, वो कंगन से पीडीपी के उम्मीदवार होंगे, उन्हें भी जो है आज यहाँ से लड़ने के लिए जो फहरिस्त है उसमें जगह दी गई है। सैयद बशीर, उनका ताल्लुक राजपुरा इलाके से है, और सैयद बशीर साहब राजपुरा हल्का इंतखाब से पीडीपी के आने वाले इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे। और इस लिस्ट के अंदर एक और आरिफ लाई गुरु, उनका नाम भी शामिल किया गया है, जो हल्का इंतखाब श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दिल के अमीर कह रहे हो पन्नी पार्टी की तरफ इस्तेकबाल
वह ज्यादा कत कर तुम पता ब्या ज्वाइनिंग तो पान फैसला कोर इंशाल्लाह दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी संभाले करू PDP PDP पत कुन साथ दितु ब्रोह कुन दिव साथ तो करू शान बशान ये सीट दियो तो इस कामयाब करूँ। शुक्रिया। अगली खबर में बात करते हैं चौधरी अब्दुल गनी पुंछी के हवाले से, जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी के साथ था, लेकिन आज उन्होंने एक जलसा यहां पर किया था और इस जलसे में आप देख सकते हैं कि कोई झंडा नहीं है। माना जा रहा है कि अब्दुल गनी पुंछ में जो आज वर्करान से एक मीटिंग के दौरान तबादला ख्याल किया और बताया कि चौधरी अब्दुल गनी ने इससे कबल कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के हवाले से कहा कि वो अब कांग्रेस के अलावा किसी भी सियासी पार्टी से इंतखाब लड़ सकते हैं, यानी कांग्रेस के वो उम्मीदवार नहीं होंगे लेकिन कांग्रेस के बगैर किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि किस पार्टी में जाएंगे वो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन इतना उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बताए बगैर उन्होंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वहीं जराई का बताना है कि चौधरी अब्दुल गनी बीजेपी में शिरकत कर सकते हैं और पुंछ हवेली असेंबली हल्का इंतखाब से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जराई के हवाले से खबर है। अभी इस हवाले से कोई हतमी ऐलान या हतमी फैसला उन्होंने नहीं किया है। आपने सुना भी है वहाँ लोगों की, मेरे साथियों ने जितनी वहाँ तकरीरें की हैं। हमारा एक ही मकसद है, आने वाले असम्बली इलेक्शन में हमें इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। हम एक जमात के अंदर थे, आज जमात की अपनी टांगें जो ये कांप रही हैं वो अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए हमें कुर्बान करने जा रही है। इसके लिए हमने एक फ़ैसला लिया है। मेरे साथियों, मैं कल ही पहुँचा था और मेरे साथियों ने जब ये सुना कि मेरा कि वो पुंछ आ गया है, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ मेरे साथी पहुँचे हैं। मैं उनका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ। ये उनका प्यार है और मैं इस प्यार को कभी भी नहीं भूलूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी किसी का मैंडेट हो या ना हो, मैंडेट असल में इन लोगों के पास है और ये लोग जिसके साथ हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर बिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।